अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सैलाब के बाद मरियम नवाज की सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी बयानात की तलखी इतनी बढ़ गई है कि मसला महज बयानबाजी से निकलकर खुले इख्तिलाफ की शक्ल इख्तियार करने लगा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू होने वाला तनाज़ा जब मरियम नवाज के पंजाब कार्ड के ऐलान से शिद्दत इख्तियार करता दिखा तो पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं और सिंध हुकूमत की तरफ से तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया और मामलात इस नहज तक पहुँच गए कि सदर आसिफ अली जरदारी ने आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची तलब कर लिया, तो दूसरी तरफ आज पीपल्स पार्टी ने अपनी लीडरशिप से मुतालिक मुखालिफाना बयानात पर माफी का मुतालबा किया है। साथ ही सेनेट के बाद कौमी असम्बली का भी बॉयकॉट कर दिया। इस सियासी महाजराई की जबान में जो कड़वाहट नजर आती है उसका ताल्लुक सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी से है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी पर खुले तौर पर इल्जामात लगाए और कहा, हमने शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया है, जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। उनके अल्फाज में तंज और चैलेंज दोनों वाजे हैं। पंजाब ने हमेशा बड़ा भाई होने का हक अदा किया है, आपने सारी सियासत पंजाब के कंधे पर चढ़कर करनी है। उन्होंने बराह रास्त कहा कि पीपल्स पार्टी का बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका है और जनूबी पंजाब के बारे में कहे गए दावों को गलाजत करार दिया। दूसरी जानिब शर्जील इनाम मेमन ने भी लहजा सख्त रखा और कहा कि पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है। उनकी जबान में दिफा, इल्जाम तराशी और तकरार है। वाज़े करते हैं कि हम तो पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाले हैं और हमने 100 काम किए हैं और हम दिखा सकते हैं, जबकि उज़्मा बुखारी कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने 17 साल में 17 काम भी किए हैं तो दिखा दें। उन्होंने कहा कि कराची और लाहौर का फर्क कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबके सामने है। आइए आपको बहावलपुर, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, डीजी खान दिखाऊं। आप मुझे कश्मोर ले चलिए, नवाब शाह, गड़ी खुदा बख्श ले जाइए कि आपने क्या किया है। उनका कहना था कि मैंने शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। उज़्मा बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते हुए भी अपनी जमात, वफाकी हुकूमत और वजीर आजम की जड़ें खोखली कर रहे थे। ये तमाम बयानात जो खास सियासी बयानबाजी से आगे निकल कर एक दूसरे पर इल्जामात हैं, दिखाते हैं कि इख्तिलाफात सतही नहीं रह गए, कम अज़ कम बयानिए की हद तक ये बड़ा सियासी इख्तिलाफ बन चुके हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ये बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक ही महदूद रहेंगे या आगे जाकर पॉलिसी और हुकूमत चलाने के मामलात में हकीकी टकराव बनेगा? क्या पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल मरियम के साथ वफाकी हुकूमत को भी कमजोर करने की कोशिश है? क्या पीपल्स पार्टी मरियम हुकूमत पर बराह रास्त सियासी हमले करके पंजाब में एंटी नून लीग वोट बैंक को वापस लेना चाह रही है? और सबसे अहम सवाल के बयानात के बाद क्या इसे नूरा कुश्ती ही करार दिया जाएगा या हकीकी लड़ाई? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी, तल्ख बयानबाजी, पंजाब और सिंध की हुकूमतें आमने सामने, इल्जामात, साजिशी नजरियात, चैलेंज देने और कबूल करने की सियासी जंग तेज, नूरा कुश्ती या इख्तिदार की जंग। जैगम खान साहब, आपके ख्याल में बयानात वक्ती इश्तियाल हैं? आज असेंबली और सेनेट से बॉयकॉट और कहा कि माफ़ी के बिना बैठना मुमकिन नहीं है, या किसी बड़े सियासी तूफान की दस्तक है? आपको वजह क्या नजर आती है इन दोनों की जानिब से ऐसे बयानात की? देखिए, अगर ये नूरा कुश्ती होती तो ज़रा मुख्तलिफ होती, और नूरा कुश्ती के लिए जितनी सियासी अकल चाहिए वो मुझे फरीकैन में नज़र नहीं आती, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी में नज़र नहीं आती। और ये जो आज का झगड़ा है इसकी शानदार केस स्टडी है। अब आप देखिए, पीपल्स पार्टी ने झगड़े का फ़ैसला किया। सियासत में जब कोई झगड़े का फ़ैसला करता है तो ज़ाहिर है उसका हदफ सोचता है कि इस झगड़े से क्या सियासी फ़ायदा हासिल किया जाएगा। ये तो कोई भी अकलमंद आदमी थाने में जाते हुए, कचहरी में जाते हुए भी सोचता है ना कि जो मैं झगड़ा बढ़ा रहा हूँ उससे मैंने हासिल क्या करना है। अब हदफ क्या होना चाहिए था, हम ज़रा खुद डिफ़ाइन कर देते हैं पीपल्स पार्टी के लिए। हदफ ये होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग की अपोजिशन बने, ताकि जो पीटीआई के पास पोजीशन है उसको गेन करने की, उसका कुछ हिस्सा गेन करने की कोशिश ही कम से कम की जाए, पंजाब में कम बैक की कोशिश की जाए, वापस आएँ। अब इसके क्या तरीके हो सकते थे, क्या बयानिए हो सकते थे? देखिए, दो मुमकिन बयानिए थे। अगर आप पीपल्स पार्टी की मुमकिन माजी की और इस वक्त की मुमकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हवाले से देखें, सही। एक तो वो जोर देते गरीबों के हकूक पर कि गरीब लूटा गया, मारा गया, हकीकत भी है। किसान पहले रगड़ा हुआ था, अब फ्लड्स आ गए तो पंजाब की अशराफिया क्या कर रही है?
ताकि गरीबों की उनकी तरफ तवज्जो होती। दूसरा क्या कर सकते थे, जोग्राफियाई तौर पर जनूबी पंजाब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है बड़े अरसे तक। वो जनूबी पंजाब के हकूक की बात पे डट जाते और इसी तहत तख्त लाहौर और जनूबी पंजाब का झगड़ा बनाते, ताकि पंजाब के कम से कम एक हिस्से में, एक तिहाई हिस्से में कम बैक करने की कोई सिचुएशन बनती, उनके पांव जमते वहां। लेकिन उन्होंने किया क्या है? अब यहाँ पे उनकी डेढ़ होशियारी देखें, और जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि नूरा कुश्ती के लिए जो सियासी फहम चाहिए वो नहीं है। सबसे पहले टेक्निकल डिबेट छेड़ी माशाल्लाह, कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए से तकसीम किया जाए, और उस टेक्निकल डिबेट को बढ़ाते ही गए। वो बड़े अच्छे तौर पे काउंटर कर ली पंजाब हुकूमत ने, ये कह दिया कि पंजाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 4-4 आने दिए जाते हैं, हम मिलियंस में देने जा रहे हैं। लेकिन ये डिबेट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अगली बात क्या की, विच वाज द किलर, वो ये थी कि इसे पंजाब और सिंध का झगड़ा बना दिया या बनने दिया। और फिर यही नहीं, मजीद कमाल देखें कि अपनी सूबाई क़यादत को, पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत को सिंध के हक में बयान देने पे लगा दिया। पूरी पंजाब की पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो सिंध के हक में बयान दे रही है पंजाब के खिलाफ। मतलब क्या कि जो थोड़ा बहुत पंजाब में चांस था वो भी ख़त्म, टोटली फारिग। यानी अगर जो हदफ होना चाहिए था उसके काउंटर काम कर रहे हैं। तो ये तो नूरा कुश्ती की हकीकत है, और ये सोचने की बात साहब है काउंटर काम क्यों कर रहे हैं? अगर पंजाब में वो एंटी नून लीग वोट के ऊपर बकौल आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि अगर उनसे कानून साजी में मदद की बात की गई तो वहां भी इनकार कर दिया गया। तो पीपल्स पार्टी फिर इस पूरी सिचुएशन से हासिल क्या करना चाह रही है? सिर्फ नून लीग को डैमेज करना या कोई और प्लान भी है? बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था ना। अगर आपको झगड़े से पहले आपने झगड़ा सोच समझ के किया होता, हदफ का तयन किया होता, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई होती, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई होती, सोच के खेला होता। जब आप झगड़ा बगैर सोचे करते हैं तो फिर यही होता है ना, आपको पता ही नहीं होता। फिर बच्चों के साथ जो गुल्ली डंडे का खेल होता है उससे आप एक दूसरे के सर फाड़ देते हैं। ठीक, आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। आपके आगे आपके शीशे पे बाल पड़ी है और आपने जो है दंगा फसाद शुरू कर दिया है। और इस वक्त तक ये झगड़ा जो है वो सिर्फ मरियम नवाज के फायदे में गया है। अच्छा। कि जिसने उस पर प्ले किया है, पंजाब में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश की है, अपने आप को पंजाब का मुहाफिज बनाया है। पीपल्स पार्टी को अगर थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा तो सिंध में ही हुआ होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी यही चाहती थी कि सिंध में 2-4 नंबर और बना ले, यही कुछ हासिल करना था। तो फिर अपने अपने किले में बैठे हैं तो फिर एक दूसरे से टकरा क्यों रहे हैं? हसन निसार साहब, नून लीग की सियासत किला बचाने की कोशिश और पीपल्स पार्टी की नजर अगर एंटी नून लीग वोट पर है, तो आपके ख्याल में पंजाब कार्ड इन दोनों के इत्तेहाद में दरार डालने की वजह बन सकता है, जैसा और जितना इत्तेहाद है? इसमें दो तीन बातें मैं अर्ज कर देता हूँ। जी जी। पहली बात यह है कि मैक्रो लेवल पे अगर जाएं और सिर्फ आवाम के हवाले से सारी सूरत हाल को देखें तो इन दोनों की कैफियत है नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। आवाम के लिए ये दोनों बदखबरियाँ रही हैं, अब भी हैं। अच्छा, जहाँ तक ये थ्योरी है कमबैक की, तो इन दोनों की तो पंजाब में कोई औकात रह नहीं गई। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक बार पिट जाए तो उस पर वक्त ज़ाया ना करो, कुछ नया सोचो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। और इन दोनों की तो पंजाब में औकात ही कोई नहीं है, आप सबको पता है, को माने ना माने। आगे चलो, इनका आपस में पहले रिश्ता क्या था? इनका रिश्ता था हेट रिलेशनशिप। मीसाके मुकमुका के बाद ये रिश्ता वापस लव हेट रिलेशनशिप। अच्छा, शौहर का नाम है इक़्तिदार, उसकी 2 बीवियां हैं, 2 सौकने हैं, और ये सौकने उसके लिए लड़ रही हैं, उसका दिल जीतने के लिए। और एक आखिरी बात, जब एक बार इरशाद हकानी मरहूम ने ना ये एक कैंपेन चलाई कि दोनों को मिलजुल के मुका करके आपस में आगे चढ़ना चाहिए झगड़ों की बजाय, तो मैंने आई रोट अ वेरी नास्टी कॉलम कि हकानी साहब, आप अवाम दुश्मनी कर रहे हो। रीछों की लड़ाई में हिरनों का भला है, क्या पट्टी पढ़ा रहे हो उनको कि मिलजुल कर चलो?
सो अच्छी खबर है, गुड। तो आपके ख्याल में पहले अवाम को क्या दिया पीटीआई ने आज जवाब दावत दी है कि अगर आप इतने ही संजीदा और तंग हैं तो आइए अदम एतमाद दिलाते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी अदम एतमाद तक की ठीक है। सीढ़ी चढ़ सकती है? इतनी हिम्मत होगी? नहीं, ये वो जाने, उनका काम जाने। आई एम नॉट बॉदर्ड, बिकॉज इसका बॉटम लाइन कुछ भी नहीं होता जो हम बातें करते हैं। पीटीआई जो कर रही है वो तो बहुत नेचुरल है, ठीक बिल्कुल होगी, सादी सी अंडरस्टैंडेबल सी बात है, बहुत सादी, उसमें क्या है, दुरुस्त है। ठीक। शहजाद साहब, ना पंजाब में पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की जरूरत है और ना सिंध में मुस्लिम लीग नून मुराद अली शाह की जरूरत है, मगर विफाक में चाचा की हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी नागजीर जरूरत है। क्या भतीजी को पीछे हटना पड़ेगा? क्या सदर जरदारी साहब जिस तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन संभाल के पीपल्स पार्टी नून लीग काम डाउन हो जाएंगी, या मामला कहीं और जाते देखते हैं? वो क्या कहते होते हैं हसन साहब, मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब के बस, वो वाली बात है। देखिए, ये इनको जोड़ा किसने है? समद बॉन्ड ने। समद बॉन्ड ने, ठीक है जी, बिल्कुल। तो समद बॉन्ड तो अब आपको पता है कि जोर का जोड़ है, वो तो कभी टूट ही नहीं सकता। और अगर किसी वक्त कोई कोशिश की जा रही है तो फिर ये कोशिश की जा रही होगी कि समद बॉन्ड को किसी तरीके से फिर से दोबारा से कहा रिफ्रेश करो थोड़ा सा। ये अक्टूबर नवंबर का जो महीना है ना, ये 2 महीने बड़े खतरनाक हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर। सही कह रहे हैं। और ये जो ठंड है अक्टूबर नवंबर की, ये बहुत पहले, अगर जैसे इस बार तो बहुत पहले शुरू हो गई है, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और खासतौर पर इन 2 माह के अंदर तो बहुत आखिर में जाके तंग कर देती है, नवंबर के आखिर में जाके। तो उसके लिए जरूरियात बहुत ज्यादा है। जरदारी साहब पीएचडी हैं सियासत के, यस, उनको पता है कि कुछ ना कुछ तो हासिल करना ही पड़ेगा। अब वो इक़्तिदार है जिससे काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन बाद में सौदा भी किया जा सकता है किसी भी चीज के ऊपर। सौदा सिंध के हक में भी हो सकता है, वहां के वडेरों के हक में भी हो सकता है, वहां के हुकूमतों के हक में भी हो सकता है, वहां के वो जो भी जिसका भी चाहें, लेकिन स्टार्ट शुरू तो करें, शुरुआत तो करें इक़्तिदार से। अब देखिए, चाचू जो हैं या शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो जो है वो इस वक्त पूरा मेला लूटने के चक्कर में, और मेला लूट रहे हैं। और वो मेला जब लूट रहे हैं तो ऐसे मौके पे जितना डिले करेंगे आप, 2 महीने 6 महीने और देंगे, वो पता नहीं कितने दौरे करके कितने और मेले लूट लेंगे और कितना पक्का कर लेंगे अपनी उस हैसियत को, जो कि मेले वो जिस मुसलमान तरह होते लूट रहे हैं, फिर वो तो बादशाह बने बैठे हैं ना इस वक्त, तो आपको लगता है इसलिए- उन्हें कोई थ्रेट है? इसलिए अभी जब वो शुरुआत में है तो अभी ही कोई बात पक्की कर ली जाए। अच्छा, यानी इक़्तिदार का क्या तरीका हो सकता है? ये हो सकता है कि 2.5 साल आप कर लीजिएगा, 2.5 साल हम कर लेंगे, वरना इस निजाम को खतरा हो सकता है। पहली बात तो ये हो सकती है। फिर कोई ये ना माने क्योंकि हालात ठीक हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, बादशाह बने बैठे हैं, मेले लूटे जा रहे हैं, मामलात अच्छे चल रहे हैं, उस सूरत में फिर कोई कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे मामलात तय किए जा सकते हैं। और आपको तो पता है कि घाटे का सौदा सिंध कभी नहीं करता। तो जो मिलेगा, जो होगा, वो उनके फायदे में ही होगा जो मिलेगा। तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं, अच्छा, अब एक चीज उसके अंदर एक एंगल है, और ये अज़मा बीबी और शर्जील मेमन की हद तक तो ठीक है, ये आपस में लगे रहे, खेल तमाशा लगे रहे, लेकिन ये जब मरियम बीबी बीच में शामिल हो जाती हैं तो ये उस खेल को मुसम्मम कर रही हैं जो कि शायद सिंध खेल रहा है इनके साथ। यानी जितना ये सामने नजर आता है कि इतनी लड़ाई हो रही है और इतनी कशीदगी हो रही है, उतने रेट्स बढ़ते जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सोने की कीमत आपको पता है वैसे ही बहुत बढ़ गई है, स्टॉक्स भी बहुत ऊंचे जा रहे हैं। इस तरह की कैफियत के अंदर जब आप माल लेने जाते हैं, कोई माल खरीदने जाते हैं, तो कीमत बहुत ज्यादा लगती है। तो मेरा ख्याल है मरियम बीबी ये कर सकती हैं कि थोड़ा सा अपने काम पे ज्यादा तवज्जो दें। वो जो कर रही हैं ठीक कर रही होंगी, अच्छा कर रही होंगी, उनको जवाब देने की क्या जरूरत है? वो क्यों किसी और के स्टॉक्स को बढ़ा रही हैं? क्यों उस किसी की वैल्यू को बढ़ा रही हैं? बजाय उसके अपने काम पे जो कर रही हैं करें। लोग इस वक्त परेशान हैं, उनकी दिलजोई करें, उनकी मदद करें। लेकिन इस खेल में अगर खेलेंगी सियासत के अंदर, तो एग्जैक्टली उन लाइंस पे चल रही हैं जिस तरीके से जरदारी साहब चाहते हैं कि ये चले। ठीक हो गया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बात कहां से कहां शुरू हुई, सर्दियों से शुरू हुई, अक्टूबर नवंबर से, और फिर नवंबर से समद बॉन्ड, और फिर समद बॉन्ड से फिर मामला लेजिस्लेशन या कोई और मामला, और उसके बाद फिर अगर वहां पे कुछ मामला तय नहीं होता और जल्दी कर लिया जाए जितना उतना अच्छा है, वरना ये नवंबर के शुरू में भी हो सकता था। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो नजर आता है वो ऐसा नहीं है जो कि जिसके बारे में हम बात करें। जो असल चीज है वो शायद इसके पीछे और
छुपी बैठी। ठीक हो गया जी। शहजाद साहब कह रहे हैं तो उसके मुताबिक मैं ये समझी, स्टॉक एक्सचेंज की साइंस तो बहुत टेक्निकल है, नहीं समझा जा सकता। इसी जोड़ को अगर रिफ्रेश कर दिया जाए तो फिर तोड़ जरा मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि अपने अपने दायरे में रहकर ही सफर के जारी रखा जाए। रजा रूमी साहब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात में पीपल्स पार्टी से सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ। शहजाद साहब ऊपर एक मशवरा दे रहे हैं सीएम पंजाब को। उस सीज फायर के इत्तेफाक के बाद अस्मा बुखारी साहिबा की जो जारहाना अंदाज और एक्सप्रेशन हमें सुनने को मिला है, क्या मरियम नवाज किसी नई हिकमत अमली पर है या कोई नई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उनके पास इस सिचुएशन को हैंडल करने को? आयशा, बात कुछ इस तरह से है कि आपके जो पहला सवाल था मैं उसी की तरफ आता हूं कि क्या वाकई ही इनके दरमियान मामलात जो है वो खत्म हो जाएंगे या ये कोई ब्रेकअप का इम्कान है, तो ऐसा तो नहीं होगा। और उसकी वजह यह है कि ये जो निज़ाम तरतीब दिया गया है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत और उनका जो इत्तेहाद है वो मरकजी सतह के ऊपर वो उसकी अशद जरूरत भी है और उसके बगैर ही चल नहीं सकती गवर्नमेंट। तो अगर कोई इसमें मजीद मामला खराब होगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा जो है उसको बिल्कुल खतरा है। और ये ना वो अफोर्ड कर सकते हैं ना उनको लाने वाले अफोर्ड कर सकते हैं। अब रही बात कि ये क्या मामला हो रहा है, ये मामला देखिए इसमें दो तीन बातें। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े देरीना शिकायत हैं पंजाब हुकूमत से और मरियम नवाज साहिबा से कि उनके जो मुख्तलिफ काम है थाना कचहरी के या पेट्रोनेज की सियासत जो है पंजाब में उसमें उनको ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। अगर एक कोलिशन है और उसके ऊपर पीएमएलएन का मौकफ बड़ा वाजे है, वो ये कहते हैं कि भाई आप पंजाब में हिस्सेदार नहीं है हुकूमत के, तो आप किस तरीके से ये मांग रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ये ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, पटवारी, थानेदार, ये यहाँ पर होती है सियासत पंजाब की, या कम से कम रवायती सियासत तो उसी को के जरिए की जाती है। तो एक तो इनका ये मसला बड़ी देर से चल रहा था। आपको पता है कि ये पहली बार नहीं है शिकायत जो आती रही, लेकिन वो जरा लो ग्रेड का आपस में था टकराव। इस बार ये मामला कहीं ज्यादा संगीन हो गया है और संगीन होने की वजह जैसे हमने उस दिन भी बात की थी कि एक तो सैलाब की के बाद जो रिलीफ या इमदाद है वो दोनों पार्टीज ये चाहती हैं कि भाई उनका ये पेटर्न जो है उनके तरफ से हो और उनके सियासी पॉइंट्स बने। तो ये पॉइंट स्कोरिंग है। अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए होगी तकसीम इमदाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा होगा कि भाई वो बेनजीर भुट्टो के नाम पर है। और अगर मरियम नवाज जो है वो अपने कार्ड्स यूज करेंगी या अपने तरीका कार करेंगी तो जाहिर बात है वहां पे मरियम नवाज की पिक्चर लगी होगी। प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, अभी है तो बहुत ही मामूली और फरोई किस्म की बात, लेकिन ये सीरियस झगड़ा बन चुका है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल एक आता है और वो ये आता है कि हम ये देख रहे हैं कि एक हल्का फुल्का पंजाबी नेशनलिज्म भी उभर कर आ रहा है। ये याद रहे कि पाकिस्तान की अगर आप तारीख देख लें तो उसमें जो सब नेशनलिज्म्स हैं वो हमारे 3 छोटे सूबों में, पहले बंगाल में उसका हमने देखा मजहर 60 और 70 के अवाइल में, उसके बाद ये मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने 1988 में ये जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग उसका नारा दिया था। उसके बाद वो फिर ठंडे हो गए क्योंकि वो फिर मरकजी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे तो उन्होंने वो चीज छोड़ दी। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त पंजाब की एक मुहाफिज माँ, और उन्होंने क्या इस तरह की अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगी और ये कर देंगी और वो कर देंगी। तो ये बड़ी अग्रेसिव लाइन है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक सियासी हिकमत अमली भी है, क्योंकि जो उनको सेटबैक हुआ है माजी करीब में, खुसूसन फरवरी 2024 के इलेक्शंस में, उसके लिए वो ये समझ रहे हैं कि उनको एक तो खैर खिदमत और पेट्रनेज की सियासत तो करनी है, साथ में ये एक नारेबाजी जो है वो भी पंजाब के अंदर और वस्ती पंजाब खसूसन जहां पे पीएमएलएन का जो गढ़ है उसमें अपने सपोर्टर्स और अपने वोटर्स को राइल अप भी करना है। तो ये ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हदफ है, लेकिन ये एक लाइन ले रही है पीएमएलएन और बड़ी कसदन सोच समझ के ये बात की जा रही है। अब मामला यहीं पर है।
ठीक हो गया जी। सियासत में जो एग्रेसिव एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमें नजर आ रहा है। सियासी मफादात के हुसूल की जंग है, मगर पैनल ये कह रहा है कि इसको बड़े तय करवा लेंगे, मामला बहुत हद तक या आगे नहीं जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कारोबार दोस्त माहौल पाकिस्तान में इतना मुश्किल क्यों। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे दे रही हैं। ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके दिवालिया होने के खदशात में नुमायां कमी आई है, जबकि गुज़िश्ता 15 माह में इसकी कारकर्दगी उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर रही है। हुकूमत भी मैक्रो इकनॉमिक आशारियों के हवाले से बुलंदोबांग दावे कर रही है, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इन दावों से मुताबिकत नहीं रखते। हालिया बरसों में मुतादिद गैर मुल्की कंपनीज में पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं, जिससे तासुर मजबूत हुआ है कि मुल्क में कारोबार करना मुसलसल मुश्किल होता जा रहा है। इस बहस को इस वक्त मजीद तक़वियत मिली जब अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का ऐलान किया। ये कंपनी करीबन 35 साल से पाकिस्तान में काम कर रही थी, मगर अब सप्लाई चेन नेटवर्क बंद करके सिर्फ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इन्हिसार किया जाएगा। इससे कबल शेल, टोटल, उबर, क्रीम, टेलीनॉर, यामाहा, ENI समेत मुतादिद बैंक्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने कारोबार बंद या फिर महदूद करने का ऐलान कर चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सी टेक कंपनी, स्टार्टअप्स और लोकल टेक्सटाइल मिल्स भी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। ब्लूमबर्ग की ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 24 के दरमियान 55 से ज़ायद स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं या उन्होंने अपने कारोबारी मॉडल्स में बड़ी तब्दीलियां की हैं। एक तरफ हुकूमत माशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ सनती सरगर्मियां सुकड़ती जा रही हैं। महंगी तवानाई और इम्पोर्ट ड्यूटीज के बायस प्रोडक्शन कॉस्ट खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। बुलंद शरह सूद, गैर मुस्तहकम करेंसी और कारोबारी कवानीन पेचीदा और गैर वाज़े हैं। सरमायाकार जब पॉलिसीज में तसलसल नहीं देखते, मुआहिदों के नफाज में ताखीर हो और मुनाफे की वापसी मुश्किलात का शिकार हो तो उनके लिए कारोबार करना मुमकिन नहीं रहता। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज भी कारोबार के लिए आसान मुल्क नहीं बन सका है। माशी आशारिये बेहतर दिखाने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हकीकत में बेहतर बनाएं, क्योंकि जब तक सरमायाकार को एतमाद और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा, तरक्की के तमाम दावे महज अदादो शुमार तक महदूद रहेंगे। और हम ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं, इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, हालिया बरसों में मुतादिद मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद कर दिए। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, गैर मुस्तहकम करेंसी, पेचीदा और गैर वाज़ेह कवानीन, हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहब। हम दिवालिया नहीं हो रहे, बाबा जी अभी फौत नहीं हो रहे। हर 4 साल बाद हम इसी बात का जश्न मना रहे होते हैं, और इस वक्त भी यही मतलब है मईशत के मुस्तहकम होने का, और इसी चीज़ का जश्न मना रहे हैं। देखिए, PNG को तो एक तरफ रखते हैं। अभी हम इस बात पे खुश हो रहे थे, देगें पका रहे थे कि अमेरिका ने हम पे बहुत कम टैक्स लगाया है, सिर्फ 19% पाकिस्तान को देना होगा अपने माल को अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए। इसका क्या मतलब था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल अब बहुत वायबल होंगी, बढ़ जाएंगी। और पाकिस्तान की एक टॉप कंपनी टेक्सटाइल की, जिस पर हम जिसको हम सब जानते हैं, गुल अहमद, वो कहते जी हम तो बंद कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि उसकी कई गुना एक्सपोर्ट बढ़ जाती, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन अगर एक टॉप टेक्सटाइल कंपनी भी ये कह रही है कि हम बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ बहुत सीरियसली गलत है। और गलत क्या है कि हमने पूरी इकानमी को सुपर स्टोर की, कैश एंड कैरी की, स्मगलिंग की इकानमी बनाया है, ईजी मनी की इकानमी बनाया है। यहाँ अरबों रुपए के स्मगल्ड सिगरेट बिकते हैं, हर तरह का माल बिकता है। बाहर से माल लाओ और बेचो और माल कमाओ। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो पाकिस्तानियों पर हराम कर दी गई है थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज। अब आपने एक बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, कारोबार दोस्त माहौल की, उससे मुतालिक दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल, यही एसेंस है ना जी। इसी से ही पाकिस्तानी कंपनी हो या बाहर की कंपनी हो, इसी से ही उसको वो हालात कार मिलते हैं जिसमें वो थ्राइव कर सकती है, बढ़ सकती है, फल फूल सकती है, एक्सपोर्ट्स कर सकती है, प्रोडक्टिविटी बेहतर बना सकती है। सही। अब कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर देखें तो पूरे रीजन में इंतहाई महंगा है, और पॉलिसियों की वजह से महंगा है। बिजली इस वक्त दुनिया में सबसे महंगी है, इस वजह से कि इतनी बड़ी नालायकी की गई
कि ज़रूरत से दुगने पावर स्टेशन बना दिए गए और वो बंद पड़े हैं, और उनके बंद रहने की जो कीमत है वो भी दे रहे हैं। वो एक एक यूनिट की सूरत में हर बिजली का कंज्यूमर भी दे रहा है और हर इंडस्ट्री भी दे रही है। एक्सक्यूज मी। जी सर, गैस भी महंगी हो गई, ऐसे ही है। इनपुट्स और भी महंगी हो गई, फिर जो वो इंपोर्ट करते हैं माल बनाने के लिए उस पर भी शदीद टैक्स बना दिया गया। अब अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो पूरी पॉलिसियों का ढांचा है ठीक हो गया, क्या उसको वो सपोर्ट restructure करता है करने की बिजनेस जरूरत को? है। यहाँ तो बिजनेस जो है वो चोर है, उसको रगड़ा लगा दिया जाता है। रूल ऑफ लॉ आपको चाहिए ताकि आसानी से जो जायदाद है ठीक या हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ हो, अहम और सवाल उसके हो गया, साथ रूल ऑफ साथ लॉ, अगर कोई झगड़ा है रीस्ट्रक्चर तो ऑफ वो भी बिजनेस बेहतर दुरुस्त फैसला हो गया। तो दोनों चीज़ें नहीं है। ठीक हो गया। शहजाद साहब, एक एसएफसी का क़याम हुआ, वन विंडो ऑपरेशंस की बात हुई कि इन्वेस्टमेंट्स का आना और चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके बावजूद मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से जा रही हैं, लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है या कॉस्ट ऑफ उस बिजनेस की उनको वो ज़्यादा पड़ रही है, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्या ये इकदाम जो एसएफसी के नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक नहीं, अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है या जो मौजूद है उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है? आयशा देखिए, जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कह रहे हैं कि 40 से 45%, शायद 45% का मैं जिक्र सुनता हूँ। इकोनॉमिस्ट बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में कोई। लेकिन अगर इस लेवल का टैक्स है जो कि कॉर्पोरेट टैक्स है या सुपर टैक्स की भी बात हो रही है, तो कंपनीज जो बिजनेस वाली हैं वो घबरा जाती हैं कि इतना बड़ा टैक्स हम कैसे देंगे। दूसरी बात, जो मुनाफा कमाते हैं उस मुनाफे को डॉलर में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान इजाजत तो देता है कि आप अपना मुनाफा भिजवाएं वापस, लेकिन पाक रुपीज टू यूएस डॉलर्स जब कन्वर्ट करने की बारी आती है तो फिर यूएस डॉलर अवेलेबल नहीं होता, या उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं, या वो मुनाफा पूरे का पूरा वापस भेजने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि आपकी मैशियत को दोनों चीजों की जरूरत है कि जो यहाँ कमा रहे हो इधर ही रखो, यहीं पे रखो उसको। अच्छा, इस वजह से आप डॉलर के ऊपर आपने इतना सख्त जब्त रखा हुआ है, कंट्रोल रखा हुआ है कि आप डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता और ना ही किसी को दे रहे। अच्छा, रेवेन्यूज आपके हैं नहीं, इस वजह से आपको बड़े हाई टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। जो दे रहे हैं टैक्सेस उन्हीं के ऊपर सुपर टैक्स और हायर टैक्स लगता जा रहा है। तो जब इस किस्म के हालात होते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो गया, खत्म हो गया। तीसरी बात, इकोनॉमी में जान ही नहीं है, अब रह गई, क्योंकि ये इकोनॉमी खुद से अपने आप को सस्टेन करने की काबिलियत नहीं रखती। जिसका रेवेन्यू उसके अखराजात के बराबर ना हो, वो एक्चुअली तो वर्चुअली ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है ना। आप पैसा ले दे के मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं ना, अपने तमाम जो अखराजात हैं पूरे करते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें जान ना हो कि वो आपको और बढ़ावा दे सके आपके बिजनेस को, वो किस तरीके से सस्टेनेबल होती है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो इन्वेस्ट करता है? अब इसका नुकसान क्या है? आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, नौकरियां कम हो जाएंगी, आपकी इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए था वो नहीं हो पाएगी। तो जब इतने नुकसान हो रहे हैं और उसकी वजूहात भी पता है, तो मेरा ख्याल है बुनियादी बात पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसे कहते हैं कि ऐसे जो होता है ना, एक आर्क होती है, एक कर्व होता है, जिससे आप नीचे चले जाएं तो उससे फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बिल्कुल उससे नीचे जा चुकी है। अब जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी इंजन को पावर दे लो, उससे ऊपर नहीं जा पाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हसन साहब और रजा साहब की राय आपके सामने रखेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हसन निसार साहब, एक जानिब आलमी इदारों की जानिब से मस्बत इशारे हैं, हुकूमत कहती है मैक्रो इकोनॉमिक इशारियों में बेहतरी है, स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स हैं, मगर मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़कर जा रही हैं। आपको तजाद कहाँ दिखता है? देखें, मुझे तदाद एक जगह पे नहीं। एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि शहजाद साहब ने चंद एक बड़ी बारीक बातें की हैं, उसके लिए इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड चाहिए, और मुझे हैरत हुई है कि इनको इतनी इस बात का इतना ज़बरदस्त अंदाज़ा है। देखें, बात सुनें, ये बिज़नेस फ्रेंडली, ये बेसिकली हुकूमतें अगर आवाम दोस्त हों, आवाम का दर्द हो, रोज़गार का, फलाना, महंगाई, ये अच्छा, ये कारोबार दोस्त जो आम दोस्त नहीं है, वो कारोबार दोस्त हुकूमत हो नहीं सकती, चूँकि इनके धंधे बहुत बड़े हैं और उनमें कोई रुकावट नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो उसके लिए ख़ास तरह के बैकग्राउंड की ज़रूरत है, वो समझ नहीं आती। आप इसको इकॉनमी के हवाले से देख रहे हैं, ठीक है, और देखना चाहिए बुनियादी तौर पे कारोबार की बात। एक बात याद रखना,
कि जो जिस रफ्तार से ये काम हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज का यूं कूच करना किसी बहुत बड़ी वार्निंग और इंतहाई रेड सिग्नल से कम नहीं। मैं सिर्फ अब कारोबार की बात नहीं कर रहा, ये उससे बहुत आगे की बात है। मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में ये कहा जाता है कि ख़ास मानों में ये परिंदों और जानवरों की तरह होती हैं। परिंदों और जानवरों की तरह क्यों कहते हैं इनको? कि जैसे इंसानों को जलजले की आमद से पहले पता नहीं लगता जब तक वो आ नहीं जाता, परिंदों और जानवरों में पैनिक फैल जाता है। ये ज़हन में रखना। आप तो इसको कन्फाइन कर रहे हो ना, मुल्की इकॉनमी, मैं भी उससे कर रहा हूँ, भूख नंग गुर्बत। अच्छा, ये याद रखना। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया। जब मैंने आपका सवाल देखा तो मैंने कहा यार ये वो बात ही नहीं की आयशा ने। आपने मकामी टेक्सटाइल का जिक्र भी किया है जी। ये बहुत अच्छा किया आपने। मल्टीनेशनल कंपनीज की साइकी और होती है, जो मकामी कारोबार होता है उसकी साइकी और होती है। पाकिस्तान का जो मेरा शहर है जी। लायलपुर जी। उसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते थे और वो मुद्दतों रहा भी। ऐसे ही है। अब जो वहाँ के हालात हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा कॉलेज तक FA तक तो मैं वहीं था। तो मैं आया लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, और सारे कारोबारी जिस तरह की मेरी स्कूलिंग है वो सारे ही सही 90% फैमिली बैकग्राउंड। बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तो ये शगुन को इस हिसाब से देखें और कोई और इसकी साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स ना सोचें। एक चीज सोच लें, जो बेरोजगारी को ज़रबें लगेंगी वो आपके तसव्वुर से ठीक कह रहे हैं सर, वो तो पहले भी नहीं संभाल। और एक आखिरी बात सुन ले, एक आखिरी बात, आप अंदाजा लगाएं कितना आदमखोर और कितना आवाम दुश्मन निजाम है। मेरे पास अभी आपने देखा हुआ है PCSIR वेयर आई लिव, जी, हमारे बहुत खूबसूरत एक मार्केट है, गेटेड कम्युनिटी है छोटी सी। उसके दुकानदार आए मेरे पास अभी को 2-2.5 घंटे पहले की बात जी, 15-20 बंदे। उन्होंने कहा जी ये कहते हैं कि जी जिस दुकान का किराया 1 लाख होगा उस पर पता नहीं 20,000 रुपया टैक्स दोगे। तो आप सोसाइटी, हमारे यहाँ इलेक्टेड बॉडी होती है जो इसको रन करती है, उनसे बात करेंगे जी हमारे किराए ना मेरी करें फलाना। कौम को चोर भी बनाया जा रहा है, सही हो गया, गन पॉइंट पे रिस्ट्रक्चर और रिफॉर्म के साथ साथ उनको चोर। कभी इन्होंने ये बात नहीं की। सही हो गया रजा साहब, यानी टैक्स, इनकम टैक्स अलग है जी, और अब किराए के ऊपर टैक्स किराया दे रहा है। सर बस यही है ना, टैक्सेस इतने रंग के हैं कि लोग फिर चोरी के रास्ते इख्तियार करें, या गवर्नमेंट्स को भी सोचने की जरूरत है। रजा साहब, पॉलिसीज में तसलसल और सरमायाकारों के एतमाद की कमी सबसे बड़ी रुकावट है, या टैक्स पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें सबसे बड़ा मसला है? जी दोनों ही बहुत बड़ी रुकावटें हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका एक सर्वे हुआ करता था सालाना, अभी तो उसको बंद कर दिया गया है, और उसमें हमेशा पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बहुत नीचे होती थी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने के लिए, उसको चलाने के लिए और उससे कुछ कमाने के लिए बहुत सी रुकावटें थी जो बदकिस्मती से आज भी मौजूद है। शायद उनमें तो और इजाफा हो गया, खुसूसन बैरून मुल्क जो से कंपनियां आज आती हैं आलमी, क्योंकि वो अगर यहाँ पर कोई मुनाफा बनाएंगी तो वो यहाँ से उसको निकालना जो है वो एक रिस्क बन जाता है। अव्वल तो ये कि यहाँ पे डॉलर्स अक्सर दस्तयाब नहीं होते, कोई पाबंदियां होती हैं। अगर आप इंडिविजुअली भी खरीदना चाहें तो बड़े यहाँ पे रुकावटें होती है पाकिस्तान में। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सचेंज रेट है वो रोजाना बदलता है, हर 3 या 6 महीने के बाद उसकी हैत ही फर्क होती है कि अगर आपने कुछ कमाया है पाकिस्तानी रुपीस में तो डॉलर टर्म्स में उसकी जो वैल्यू है वो मतवातिर गिर रही है पिछले कई सालों से, और आपको नहीं पता होता कि आपको सर्टेनिटी नहीं होती कि आपने क्या कमाया, और उसको निकाल भी सकते हैं बर वक्त के नहीं। और यही वजह आपको मालूम है कि पहले एयरलाइंस भी यहाँ से चली गई थी, क्योंकि एयरलाइंस जो थी वो अपनी पेमेंट्स उनकी यहाँ से डॉलर्स में नहीं हो रही थी। अब यही वजह है कि मैं तो इस बात पर हैरान हूं
कि अब इतना कुछ चर्चा किया गया है पिछले 2-3 साल से कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी आएगी, पता नहीं कितने $100 बिलियन आएंगे, लेकिन हमारी जो अशराफिया की सोच है वो बिल्कुल वही पुरानी सोच है कि कोई लिफाफा में बंद करके डॉलर दे देगा पाकिस्तान को या सूटकेस भेज देंगे ऊंटों के ऊपर तो उससे पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। ऐसा नहीं होता। और फाइनल पॉइंट इसमें ये है, वो है सिक्योरिटी का। आप चीन को आप देख लीजिए, इतना हमारा जबरदस्त एलाय है, लेकिन सिक्योरिटी के कितने कंसर्न्स हैं उनको। तो ये जो जब तक ये बैरियर्स जो इन्वेस्टमेंट को एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। तो मुख्तसरन जब तक हम बदलेंगे हुक्मरानों की तो और निज़ाम ना बदलेंगे तो नतीजा नहीं निकल सकता है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।